कहानी की शुरुआत 1995 में क्रॉक आइलैंड में होती है, जहां ब्रिटिश आर्मी के एक मेजर पर्सी फॉसेट को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ एक हिरण का शिकार कर रहे होते हैं और वे उस हिरण के पीछा करते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वे उसका शिकार करते हैं। हिरण के शिकार की खुशी में रात में जश्न मनाया जाता है। अगली सुबह मेजर फॉसेट को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन जाने को कहा जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें एक बड़ी खोज के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद मेजर वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर दो अफसर उन्हें बोलिविया के बेहद जंगलों में जाकर वहां खोज करने के लिए कहते हैं। पहले तो मेजर फॉसेट ऐतराज जताते हैं, पर दोनों अफसर ये कहते हैं कि यह काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, जिसके बाद वे मान जाते हैं। मेजर फॉसेट अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे होते हैं, तो वे अपनी वाइफ से इस मिशन पर जाने की बात करते हैं। उनकी वाइफ कहती है कि वे फिर से माँ बनने वाली हैं। मेजर फॉसेट कहता है, मैं जानता हूँ यह वक्त हमारे लिए बेहद मुश्किल है, पर मेरा इस मिशन में जाना बेहद जरूरी है। तब उनकी वाइफ कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके साथ ही मेजर का एक बेटा भी होता है, जैक। अप्रैल 1996 की सुबह जब उनका बेटा जैक सो रहा होता है, तब मेजर अटलांटिक ओशन से होते हुए अपने मिशन की ओर निकल जाते हैं। मेजर को जहाज में हेनरी नामक एक आदमी मिलता है, जो उससे कहता है कि मैं आपके साथ इस मिशन पर जाना चाहता हूँ। फिर वे दोनों अपने बोलिविया के सफर के लिए निकल जाते हैं। मेजर कहता है कि अभी अभी एक तार आया है, हमें एक नए आदेश मिले हैं, हमें बार्डन नदी पर जाना है और उसका स्रोत ढूंढना है। मेजर मैप में एक जगह का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमारी खोज यहाँ से शुरू होगी, पर यह जगह नक्शे में कहीं भी नहीं है। हेनरी कहता है कि मैं उस जगह के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो एक रबर टाउन है और वहाँ पर रबर उत्पादित की जाती है। मेजर कहता है, अमेजोनिया के जंगल का यह मिशन बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाला है, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, नहीं तो हम लोग मर भी सकते हैं। और इसके साथ उनका सफर जारी रहता है और अगले 3 महीने के लंबे सफर के बाद वे अपने ओलिविया के जंगलों तक पहुंच जाते हैं। जुलाई 1906 अनचार्टेड ईस्टर्न बोलिविया। ये दोनों बोलिविया के घने वर्षा वन में होते हैं और अपने नक्शा बनाने के काम को जारी रखते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है, तभी उन्हें जंगल में से कहीं म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। ये लोग उसी जगह पहुंचते हैं, जो कि एक रबर प्लांट होता है, जहां पर ओपेरा का प्रोग्राम चल रहा होता है। वहीं पर इन्हें एक आदमी मिलता है। वह आदमी इन्हें बताता है कि अभी अभी उन्हें बॉर्डर कमीशन की तरफ से एक तार मिला है और वो चाहते हैं कि आप ये अभियान अभी यहाँ बंद कर दे। मामला बड़ा खतरनाक हो चुका होता है। दोनों देश सीमा को लेकर लड़ने लगे होते हैं। तब मेजर कहता है, उनसे कहो कि अब ये अभियान बंद नहीं होगा और हम इसे जारी रखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए एक गाइड की व्यवस्था करो। जिस पर वह आदमी कहता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, आप चाहे तो बैरन से मिल सकते हैं। बैरन एक बिजनेसमैन होता है, जिसकी वहाँ एक रबर की कंपनी होती है। जिसके बाद मेजर उससे सौदा करता है, जिसमें वो उसे बिजनेस में दखल न देने के बदले उससे एक गाइड और कुछ आदमी मांगता है। आगे सभी लोग नदी से होते हुए अपनी खोज पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अपनी इस खोज के लिए उन्हें इस जंगल में काफी वक्त तक रहना था, इसलिए ये लोग मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं और उसी समय इन पर आदिवासी हमला कर देते हैं, जिससे इनके बीच के कुछ लोग मारे जाते हैं और काफी लोग घायल भी हो जाते हैं। ये लोग नदी के बहाव के सहारे आगे बढ़ जाते हैं। मेजर फॉसेट गाइड से पूछता है, जो कि खुद एक आदिवासी होता है, कि हमें और कितना समय लगेगा, वह कितनी दूर है। वह आदिवासी बताता है कि हमें हफ्ते भी लग सकते हैं और वैसे भी यह नदी बेहद ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बहुत समय पहले यह एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, सोने चांदी से समृद्ध, अंग्रेजों से भी पहले, पर आज तक उसे कोई भी अंग्रेज नहीं खोज पाया है। इस जंगल में जाना तो आसान है, पर यहाँ से बाहर निकलना बेहद कठिन। उस आदिवासी की यह बात मेजर का अपनी खोज के लिए इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा देती है। नदी में आगे की ओर बढ़ते बढ़ते रात हो गई होती है। ये लोग जंगल के खतरों से चौकन्ने नदी की सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं। मेजर फॉसेट कहता है, हमारा गाइड पागल हो गया है, वो पता नहीं कौन से सोने के शहर की बात कर रहा है। उसे लगता है हम यहाँ कब्जा करने आए हैं। जिस पर हेनरी कहता है, और मेजर फॉसेट आप क्या चाहते हैं? मेजर फॉसेट कहता है, पता नहीं, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर इस जंगल में क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम नदी में आगे बढ़ते रहें और इस नदी के स्रोत को ढूंढें। अगली सुबह ये लोग अपनी खोज में आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग भूख से मर रहे होते हैं और इनका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, पर मेजर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा होता है
और आखिरकार नदी का स्रोत तक पहुंच जाते हैं। मेजर फॉसेट और हेनरी अपने नक्शे की आखिरी रीडिंग लेते हैं। तभी उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है और वे उसे मार देते हैं, जिससे इनके जिंदा रहने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मेजर फॉसेट को उसी खोए हुए शहर के सबूत मिलते हैं जिसके बारे में वह आदिवासी गाइड बात कर रहा था। मेजर फॉसेट काफी खुश हो जाता है क्योंकि इससे पहले इस जगह पर कोई नहीं आया होता है और ना ही किसी ने इसे ढूंढा था, और ये लोग पहले अंग्रेज थे जो इसे खोज पाए हैं। मेजर फॉसेट अपनी इसी उत्साह के साथ इंग्लैंड वापस लौट आता है, पर उस शहर को लेकर मेजर फॉसेट के मन में और भी जिज्ञासा बनी हुई थी। मेजर फॉसेट इंग्लैंड वापस लौटकर अपने इस 5 साल के लंबे अभियान के बारे में सभी को बताते हैं। उन्हें इस अभियान के दौरान अमेजोनिया के जंगल में जो कुछ भी दिखाई दिया वे सब का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि इस खोज से इतिहास में एक नया पन्ना शामिल हो जाएगा। हमने एक पुराने शहर को खोजा है जो शायद हमसे भी पुराना है। हेनरी और मिस्टर मैरी को छोड़कर सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मिस्टर मैरी एक आर्कोलॉजिस्ट होते हैं और उन्हें मेजर की ये बात बेहद रोचक लगती है। और जब मेजर फॉसेट सभी को सबूत के तौर पर अमेजोनिया के लाए हुए मिट्टी के बर्तन दिखाते हैं तो सभी को इस बात पर यकीन करना पड़ता है। वह आगे कहता है कि हमें वहां पर फिर से जाकर इस महान खोज को पूरा करना चाहिए, जिस पर मिस्टर मैरी उनकी यह बात पर सहमत होते हैं। आगे मेजर फॉसेट की वाइफ भी उनके साथ जाने के लिए कहती है, पर वे उसे मना कर देते हैं और घर पर रुककर बच्चों को संभालने के लिए कहते हैं, और इसी बात को लेकर उनके बीच पर झगड़ा हो जाता है। उस अभियान को हुए 6 साल गुजर गए होते हैं। मेजर फॉसेट उसी जगह के बारे में सोच रहे होते हैं और आखिरकार मई 1912 को मेजर फॉसेट हेनरी, मैरी और कुछ लोगों के साथ अमेजोनिया के जंगलों में उस सोने के शहर की खोज के लिए निकल जाते हैं। वे लोग इस बार काफी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। वे अपने साथ एक घोड़ा और काफी सारे उपकरण भी लेकर जाते हैं। नदी के सहारे आगे बढ़ते वक्त उन पर फिर से आदिवासी हमला करते हैं, पर इस बार मेजर फॉसेट एक गाना गाकर उन आदिवासियों से बात करने की कोशिश करता है और उनकी यह बात बन जाती है। वे आदिवासी उन्हें अपने कबीले के सरदार के पास लेकर जाते हैं। इस कबीले की अजीब सी मान्यताएं होती हैं। ये लोग अपने कबीले के मरे हुए सदस्य को भूंज रहे होते हैं, जिसे देखकर मिस्टर मैरी और बाकी के लोग डर जाते हैं कि ये लोग तो आदमखोर है। मेजर फॉसेट कहता है, डरो मत, ये लोग मानते हैं कि इसे खाने से इसकी आत्मा इनमें आ जाएगी। कबीले का सरदार इनका स्वागत करता है और उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। मेजर फॉसेट दूर खड़े होकर इनके खेतों की ओर देख रहे होते हैं और वे हेनरी से कहते हैं, हम इन लोगों को जंगली समझते रहे हैं, पर ये हमसे कहीं आगे है। जंगल में खेतों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा और इनका मछली पकड़ने का तरीका भी बेहतरीन है। उस शहर के बारे में आगे का रास्ता पूछने पर कबीले का सरदार नदी के सहारे इन्हें आगे बढ़ने की सलाह देता है। ये लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं, पर मिस्टर मैरी इनके लिए मुसीबत बन रहे होते हैं। भूख के मारे उनकी हालत काफी खराब हो गई होती है और खुजा खुजा कर उन्होंने अपना एक पैर इन्फेक्ट कर लिया होता है। मिस्टर मैरी के कारण ये अपनी योजना से 2 हफ्ते पीछे चल रहे होते हैं, इसलिए ये मिस्टर मैरी को एक घोड़े और एक गाइड के साथ दक्षिण में बने कुछ माइनिंग कैंप्स की ओर रवाना कर देते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं और उस लॉस्ट सिटी जेड की ओर उनका सफर जारी रहता है। तभी मेजर फॉसेट को पत्थरों के बीच कुछ कलाकृतियां दिखाई देती है, पर भारी बारिश और राशन की कमी के कारण उनका 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा रहना मुश्किल होता है। अपनी खोज के इतने करीब पहुंचने के बावजूद हालातों को देखते हुए वे वापस आने का फैसला करते हैं और 2 साल की इस लंबी खोज के बाद वे वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। मेजर फॉसेट अपनी फैमिली से मिलता है। उनके तीनों बच्चे अब काफी बड़े हो गए होते हैं। आगे रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में एक मीटिंग रखी गई होती है। उस मीटिंग में मेजर फॉसेट और उनके साथियों को भी बुलाया जाता है। वहां पर मिस्टर मैरी भी होते हैं। मिस्टर फॉसेट को उन्हें देखकर ताज्जुब हो रहा होता है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद मिस्टर मैरी अमेजोनिया के जंगलों में जिंदा बचकर लौट आए। पर मिस्टर मैरी मेजर फॉसेट और उनके साथियों से अभियान में किए गए बर्ताव के लिए माफी मंगवाने आरजीएस काउंसिल से मांग करते हैं। मेजर फॉसेट कहते हैं कि हमने जो भी किया इनकी जान बचाने के लिए किया। माफी तो मुझे अपने साथियों से मंगवानी चाहिए, जिनके मना करने के बावजूद मैंने हमारा आखिरी घोड़ा और मैरी के हिस्से से कहीं अधिक खाना ले जाने दिया। मेजर फॉसेट गुस्से में कहते हैं, आप लोग मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं मैं नहीं जानता, पर अब मैं आरजीएस यानी रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी को अपना इस्तीफा देता हूँ
और अब मैं जो भी करूँगा खुद करूँगा कहकर अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जब मेजर फॉसेट अपने घर आता है तो उसकी वाइफ उसे एक खत के बारे में बताती है जो कि वॉर ऑफिस से आया होता है। दरअसल उस वक्त इंग्लैंड में जंग का माहौल होता है। उसका बड़ा बेटा जैक उससे इस बात को लेकर नाराज हो जाता है कि वो अपनी फैमिली को वक्त नहीं देते हैं, पर एक सिपाही होने के नाते उसे अपनी फैमिली को छोड़कर जंग में जाना ही पड़ता है। 2 साल बीत गए होते हैं, पर जंग अभी भी जारी रहती है। वहाँ पर सभी लोग एक स्पिरिचुअल लिस्ट जो कि लोगों का भविष्य देखती है से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह जंग कब खत्म होगी। पर जब वो मेजर फॉसेट का भविष्य देखने की कोशिश करती है तब वो कहती है कि आप एक खोजकर्ता हैं, आप एक जंगल के बारे में जानने का ख्वाब देखते हैं। मेजर फॉसेट कहता है, हाँ, मैं एक खोया हुआ प्राचीन शहर ढूंढना चाहता हूँ। तब वो स्पिरिचुअलिस्ट कहती है, अपनी आंखें बंद करके खुद को वहां देखने की कोशिश कीजिए। आप जो देख रहे हैं उससे धोखा मत खाइएगा। आपको जो मिलने वाला है वो आपकी उम्मीद से कहीं अधिक बढ़कर है। एक विशाल जगह जहां ढेर सारे लोग होंगे। जब आप उस जगह को ढूंढ लेंगे तभी आपको शांति मिलेगी और वही होगी आपकी नियति, और उसी से आप इस दुनिया को रोशन करेंगे। मेजर फॉसेट कहता है, पर अभी तो हमारा देश युद्ध की आग में जल रहा है। पहले हमें इसे बचाना होगा, जिसके बाद जंग फिर से शुरू हो जाती है। वो लोग जंग में अमोनिया गैस का शिकार हो जाते हैं और जब मेजर फॉसेट की आंख खुलती है वो युद्ध के एक उपचार केंद्र में पाए जाते हैं, जहां उनसे मिलने उनकी फैमिली आती है। उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा होता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने एक सपना देखा था अमेजोनिया के बारे में। तभी डॉक्टर उससे कहते हैं कि अब आप शायद ही दोबारा जंगल जा पाए। यह सुनकर मेजर रोने लगता है और वह अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे वापस जाना ही होगा। उसके लिए उस लॉस्ट सिटी जेट को ढूंढना एक जुनून बन गया होता है। उसकी वाइफ उसे संभालते हुए फिलहाल यह सब भूल जाने को कहती है। उसका बड़ा बेटा जैक भी उसे वहां मिलने आता है। जंग को खत्म हुए 7 साल गुजर गए होते हैं और मेजर फॉसेट इंग्लैंड में ही कहीं शहर से बड़ी दूर एक शांत सी जगह आराम से अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है। तभी एक दिन उसे ढूंढते हुए कुछ पत्रकार उसके पास आते हैं और उससे अपनी खोज, जिसके वो काफी करीब पहुंच गया था, तारीफ करते हुए उसे बताते हैं कि आपने जो किया है उसके बाद से पूरे अमेरिका में एक नई खोज करने का जुनून शुरू हो गया है। कई लोग नए नए अभियान पर जा रहे हैं। डॉक्टर राइस भी अपने साथ रेडियो एरोप्लेन लेकर अमेजोनिया जाने वाले हैं। वो अपने साथ एक छोटी फौज भी लेकर जा रहे हैं। मेजर फॉसेट कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग उस चीज को नुकसान ना पहुंचाए जिसे वो ढूंढने जा रहे हैं। और वैसे आपने हमें ढूंढा कैसे? जिस पर रिपोर्टर कहता है, आपके बेटे ने हमें एक पत्र लिखा था, आपको नहीं पता? इसके बाद मेजर फॉसेट अपने बेटे जैक से मिलने जाता है, जो कि रिफिल से एक खरगोश का शिकार कर रहा होता है। वो जैक को एक तोहफा देता है जो कि उसे अपने कबीले के सरदार ने दिया होता है, जो उन्हें अमेजोनिया के जंगल में मिला था। जैक अपने पिता से फिर से उस लॉस्ट सिटी जेट की खोज में चलने को कहता है, जिसे ढूंढना एक समय मेजर का सपना हुआ करता था। वो अपने बेटे से कहता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो फिर से इस खोज में जा सके। जिस पर जैक कहता है, डैड, मैं जानता हूँ आप आज भी जेट पर यकीन करते हैं और आज भी आप में मुझसे ज्यादा ताकत है और हमारी इस खोज में जाने के लिए मैं माँ को मना लूंगा। जैक की ये बातें और उसका ये उत्साह मेजर के दिल में खोज के प्रति फिर से एक नई उम्मीद जगा देता है। वो हेनरी को भी अपने साथ चलने को कहता है, पर हेनरी उसे मना करते हुए कहता है कि अब मेरा एक परिवार है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इस खोज में चल सकूं। मैं तुम्हारी कामयाबी की प्रार्थना करता हूं दोस्त। मेजर फॉसेट अपने बेटे जैक के साथ इस खोज में जाने के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर देता है और अपनी फैमिली से अलविदा लेकर फिर से जेट की इस नई खोज के लिए निकल जाता है और अप्रैल 1925 को आखिरकार अमेजोनिया के जंगल में पहुंच जाता है। वो जैक के साथ उन कबीले वालों से भी मिलता है और अपनी वाइफ को एक चिट्ठी भी लिखता है, जिसमें वो कबीले वालों का जिक्र करते हुए लिखता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये हमें एहसास दिलाते हैं कि ये और हम एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर हम जेट तक पहुंच जाएंगे और अगर हम नाकाम रहे तो बिल्कुल भी मत घबराना। अब इनके बाकी साथी वापस लौट चुके होते हैं
और अब बस ये दोनों जेड की खोज पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इन पर एक दूसरे कबीले के आदिवासी हमला कर देते हैं। ये दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं। तभी एक अन्य कबीले वाले इन्हें बचा लेते हैं और दोनों को पकड़कर अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। रात हो गई होती है और वो आदिवासी इन्हें कुछ पिलाते हैं और इनके साथ कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हैं। जैक कहता है, अब हम मरने वाले हैं और अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। और अब पर्सी भी समझ चुका होता है कि शायद यही उनका अंत है। वो जैक से कहता है, जिंदगी अपने आप में ही एक बेहद बड़ा रहस्य है। हम इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं, मगर हमने यहाँ एक ऐसा सफर पूरा किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और इस सफर से हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला है और शायद यही वो प्राचीन शहर और सभ्यता थी जिसे मेजर पर्सी फॉसेट खोजना चाह रहा था। जब वो आदिवासी उन्हें उठाकर ले जा रहे होते हैं, तब पर्सी को अपनी वाइफ की कही एक बात याद आती है कि एक आदमी को अपनी हदों के पार होना चाहिए, वरना आसमा किस काम का है।